दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी ऐसे मुकदमे की जिसमें कोई बालक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बालक के विरुद्ध कोई लैंगिक उत्पीड़न किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन उसकी जो एफआईआर दर्ज करने की डेट है और जिस दिन उसकी घटना हुई है उसमें बहुत लंबा गैप है। दोस्तों अक्सर इस समय प्रचलन में है कि भले ही कोई अन्य मामला हो लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लिखा दिया जाता है और उस मुकदमे में ये केवल और केवल जानबूझकर डाल दिया जाता है कि बहुत पहले से ये घटना की जा रही है, लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है या इस तरीके का हैरेसमेंट किया जा रहा है बालक का। वो बालक बेटा या बेटी कोई भी हो सकती है और अब वो मेजर हो गया है। मेजर माने वयस्क हो गया है, अब बालक नहीं रहा, लेकिन जब घटना हुई थी तब बालक था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखना यह है कि जिस व्यक्ति द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, क्या उस व्यक्ति को इस घटना की जानकारी पहले से थी और उसने उस अपराध की रिपोर्ट उन दो लोगों को जो अधिकृत हैं उस घटना की रिपोर्ट लिखने के लिए, उसका प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने के लिए, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के लिए उन्होंने उस घटना की उनको जानकारी ही नहीं मिली, इत्तला ही नहीं मिली, और अगर मिल भी गई तो उन्होंने उसको आगे प्रोसीड नहीं किया। दोस्तों आज इसी संबंध में हॉनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक केस है, लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का। केस का नाम है सुरजीत खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड एनोदर और इसका साइटेशन है 2024 PHHC 023-004। दोस्तों लेटेस्ट जजमेंट है और इस जजमेंट के बारे में केवल इतना कहना चाहूंगा, हम केवल दो सेक्शन पे ध्यान देते हैं इस लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी धारा 19 देखते हैं। धारा 19 है अपराधों का रिपोर्ट करना, माने रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। दोस्तों इस धारा में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसे यह आशंका है, माने उसको उसकी जानकारी में है, उसको आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या उसको जानकारी है कि ऐसा अपराध किया गया है, तो वो दो लोग हैं जिनको ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। पहला विशेष किशोर पुलिस यूनिट माने स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, और या दूसरा स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस। और ऐसी प्रत्येक सूचना एक प्रविष्टि संख्या के साथ अंकित की जाएगी और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और इसे पुलिस यूनिट की डायरी में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। अब दोस्तों बात यहां यह आ गई कि अगर किसी पर्सन को यह जानकारी है कि कोई ऐसा अपराध हुआ है जो बालकों से लैंगिक हमले से संबंधित था, तो उसने उसकी रिपोर्ट तत्काल करनी है, यह सेक्शन 19 कहता है, धारा 19। और दोस्तों एक सेक्शन और है इसका, इसके भी बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 21, यह बहुत विशेष सेक्शन है, लोग ध्यान नहीं देते। इसमें कहते हैं कि मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको इस बात की जानकारी है कि कोई ऐसी घटना घटित हुई है या कोई ऐसा मामला हुआ है, किसी बालक के साथ हुआ है, उस पर लैंगिक हमला हुआ है, माने उसका सेक्सुअल हरिसमेंट हुआ है, और ऐसे अपराध को वो अभिलिखित कराने में विफल रहता है या वो अभिलिखित कराता है, तो जो अभिलिखित करना चाहिए जिसे, वो अभिलिखित करने से उसको विमुख कर देता है। तो उन दोनों व्यक्तियों को, माने जिसने उस अपराध की सूचना नहीं दी, सम्यक सूचना जिन्हें देनी चाहिए उनको नहीं दी, और अगर उनको दी है तो उन्होंने उसको रजिस्टर नहीं किया, तो उन दोनों लोगों को दंड से और जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब दोस्तों इसी संबंध में एक मामला आया था ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। उसमें मामला यह था कि
किसी बच्चे के संबंध में एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर उस बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज होती है। प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो प्रिंसिपल साहब उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए ऑनेबल हाई कोर्ट जाते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। वहां पर यह बात सामने आती है कि जो बच्चे की मदर है, मां है, उसको इस बात की जानकारी थी कि इस बच्चे का सेक्सुअल हरिसमेंट हुआ है, तो उसने उस अपराध की रिपोर्ट उस समय क्यों नहीं की। यहां वो डिले वाली पोजीशन आ रही है, माने उस पीरियड में, क्योंकि बच्चे तो रिपोर्ट लिखाते नहीं है। अगर वो बच्चा वयस्क हो गया है तब तो अलग विषय है, वही लिखवाएगा। नहीं तो अक्सर देखा जा रहा है कि बच्चे की, क्योंकि वो उस समय माइनर होता है, उसकी ओर से उसके मदर, फादर या और कोई परिजन या और कोई अदर पर्सन एफआईआर दर्ज कराते हैं और वो इस तरीके का स्टेटमेंट या तो एफआईआर में ही लिख देते हैं या बाद में जब उनका PW1 माने अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में बयान देते हैं, तब ये बात आती है कि आपको डेट ऑफ नॉलेज माने आपको किस दिन ये पता चला कि इस बच्चे के साथ ये घटना हुई है। तो जैसे ही आपको पता चला तो आपने इस एक्ट के नियमों का उल्लंघन क्यों किया, आपने तत्काल सम्यक रूप से उन दो लोगों को, लोकल पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल यूनिट थी जो, उसको जानकारी क्यों नहीं दी। अगर आपने जानकारी नहीं दी है तो आपने साक्ष्यों को छिपाया है, माने भारतीय दंड संहिता में धारा 193 का अपराध किया है। और दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर ट्रायल आगे बढ़ गया है तो जो एक्यूज पर्सन है, जो अभियुक्त व्यक्ति है, उसकी ओर से जो वकील साहब हैं, अगर वो कहीं से ऐसा ले आए तो आपको भी उस मुकदमे में, माने वादी मुकदमा को उसी मुकदमे में प्रोसिक्यूट कराने के लिए, माने सजा कराने के लिए वो धारा 319 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि इनके विरुद्ध 319 का प्रार्थना पत्र देंगे कि इनको भी 193 आईपीसी में इनको भी इसी में मुकदमा चलाया जाए। माने डेट ऑफ नॉलेज इनका था और इन्होंने जानकारी नहीं दी। दोस्तों ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग पॉक्सो एक्ट के मुकदमों से पीड़ित हैं या मुकदमे लड़ रहे हैं या एडवोकेट हैं और वो इस तरीके के मुकदमे करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है। इस पर विशेष ध्यान दें। जजमेंट जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में, क्योंकि अधिकांश मामले हम लोग तो रोज ही प्रैक्टिस में देखते हैं, ऐसे मामले आते हैं कि घटना 5 साल पुरानी दिखा रहे हैं और मुकदमा अब आ रहा है और वो केवल उसको कवर करने के लिए करते हैं, उसका डेट टाइम कुछ नहीं पता है। 5 साल पहले हुआ था, लैंगिक हमला हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज दर्ज हो रही है और ट्रायल चल रहा है। क्योंकि पॉक्सो एक्ट में जल्दी जमानत लोगों को नहीं मिलती है और बड़ा संगीन मामला माना जाता है। वो मामला वास्तव में संगीन है। अगर वास्तव में किसी बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो ऐसे एक्यूज पर्सन को सजा मिलनी चाहिए। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको बचाने के लिए नहीं खड़ा होता हूं, ना ही कोई एडवोकेट खड़ा होगा। केवल उस स्टेज में हम लोग खड़े होते हैं जब कहीं ये संदेह हो कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है जिसका ट्रायल चलाया जा रहा है। उस जगह पर संदेह का लाभ मिलता है। संदेह का लाभ दिलाने के लिए सभी अधिवक्ता न्यायालय में खड़े होते हैं और एडवोकेट्स की ओर से या वादी मुकदमा की ओर से प्रोसिक्यूट कराते हैं और पूरा ट्रायल चलता है। लेकिन अगर कहीं से ये आ जाता है कि ऐसे व्यक्ति का कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल रियल है कि ऐसी घटना हुई है, क्योंकि प्रिजम्पशन तो यही होता है इस एक्ट में, पॉक्सो एक्ट में, कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है, ट्रायल चल रहा है, उसने अपराध किया होगा। तो दोस्तों ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा, अगर इस तरीके कोई मामला है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इस रूलिंग के आधार पर आप इन सेक्शंस के आधार पर ऐसे व्यक्ति को भी प्रोसिक्यूट कराएं, ऐसे व्यक्ति को भी उस संदेह के घेरे में लें जिसने वो सम्यक सूचना न्यायालय में या ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दी थी जो इसकी जांच करने के लिए अधिकृत है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।